बच्चों क्या आप बीमार हैं? अरे अरे घबराइए नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं जो इंजेक्शन लगाने आई हूँ। मैं तो आपकी मानसी मैम हूँ, लेकिन बन के आज मैं डॉक्टर ही आई हूँ। क्योंकि आज हम एक ऐसा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे और सीखेंगे कि बीमार होते कैसे हैं और ये बीमारी फैलती कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम सीखने वाले हैं कि इन बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम, जहां हम कर रहे हैं आपकी क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी साइंस क्यूरियोसिटी का चैप्टर 3, जिसमें हम देखेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, मतलब हेल्थ हमारा सबसे बड़ा खजाना है, हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। जैसे एक छोटा सा वायरस या बैक्टीरिया बहुत बड़ा काम कर देता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैला देता है, लेकिन उसके बीच में हीरो बन के निकलता है हमारा इम्यून सिस्टम और वैक्सीन। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर, जिसमें थोड़ा साइंस होगा, थोड़ी मस्ती और बहुत सारा ज्ञान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ये 3rd चैप्टर। इसमें हम देखेंगे पहले हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको क्या दिया गया है, प्रोब्स एंड पॉन्डर्स। मतलब आपको क्या करना है, इनको इन्वेस्टिगेट करना है और इनके बारे में सोचना है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर हमें पूरे बुक के चैप्टर में मिलने वाला है। हर चैप्टर में हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करना है। देन हमारे अंदर जो भी क्वेश्चंस ऐसे उठते हैं इससे रिलेटेड, तो उनको हमें यहाँ पर नीचे नोट डाउन करना है, फिर उनके आंसर भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस टू थिंक अबाउट। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन लाइक कॉमन कोल्ड। जब हमें कॉमन कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो क्या हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, क्या करती है? जैसे आपको भी हुआ होगा कभी जुकाम, क्या होता है, छींकें आने लगती हैं, फीवर हो जाता है, सर दर्द होता है। तो ये सारे कुछ हमारे सिम्टम्स होते हैं। हमारी बॉडी इस कोल्ड के लिए, कॉमन कोल्ड के लिए ऐसा रिएक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई आर स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो रेयर नाउ। इस टाइम पर आजकल स्मॉल पॉक्स और पोलियो बहुत रेयर है, मतलब हमें देखने को नहीं मिलते। बट डायबिटीज एंड हार्ट डिसीज इज कॉमन। लेकिन डायबिटीज और हार्ट डिसीजेस ये हर दूसरे तीसरे इंसान को देखने को मिल जाता है कि हर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीजेस है। ये क्यों कॉमन है? क्यों कॉमन है बच्चों? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, क्योंकि इन चीज की हम वैक्सीन ले चुके हैं। ये स्मॉल पॉक्स, पोलियो, इन सब चीज की वैक्सीन ले चुके हैं, तो ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। और डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, शुगर है, ये हमारी बच्चों जो डेली रूटीन होता है, हमारे खाने पीने की आदत, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं, ये सब हमारी डेली हैबिट्स जो होती हैं उसकी वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं। आजकल ये चीजें देखने को बहुत मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन क्लाइमेट चेंज कॉज न्यू डिसीजेस। क्या क्लाइमेट चेंज होने पर नए नए डिसीजेस आ सकते हैं, नई बीमारियां हो सकती हैं? हाँ, जरूर हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज होता है तो कैसे भी चेंज हो सकता है, तो मॉस्किटो से, बहुत सारी चीजों से नई नई बीमारियां फैलने लग जाती हैं, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्ट्रेस एंड वरी अफेक्ट अवर हेल्थ। जो स्ट्रेस है, मतलब हम फिजिकली फिट हैं लेकिन मेंटली हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है किसी भी चीज का, या हम बहुत सोचते रहते हैं, तो ये भी हमारी हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल गेट अफेक्टेड मोर ड्यूरिंग आउटब्रेक्स। जब कभी कभी आउटब्रेक्स आते हैं तो बहुत सारे लोग जो मतलब कुछ ग्रुप्स होते हैं लोगों के, वो क्या होते हैं, इससे जल्दी अफेक्टेड होते हैं, मतलब जल्दी इनको कोई भी बीमारी पकड़ती है। जैसे बरसात हुई, बहुत जल्दी कोल्ड हो जाना, या कोई भी चीज, कोई भी आउटब्रेक होते हैं तो उनकी बॉडी जल्दी बीमारियां पकड़ती है। क्यों? इसका रीजन क्या होता है बच्चों? इम्यून सिस्टम, उनका इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि वो किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ नहीं पाते हैं। तो लड़ नहीं पाते तो वो बीमारी उनकी बॉडी पर अटैक कर देती है और क्या हो जाते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अब आती है बारी आपकी। व्हाट आर योर ओन क्वेश्चंस अबाउट हेल्थ एंड डिसीजेस। आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे, तो हेल्थ और डिसीजेस के रिलेटेड आप उसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके आप कमेंट बॉक्स में भी वो क्वेश्चंस लिख सकते हैं, उसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। जो भी मैं आपको कमेंट में ही लिख के दूंगी, जो भी आपके माइंड में वो क्वेश्चन आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए चलते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेल्थ। इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। मतलब हेल्थ क्या है? अगर हम बीमार नहीं हैं तो क्या हम हेल्दी हैं, या फिर ये उससे भी कहीं ज्यादा है? आइए देखते हैं। हेल्थ इज मोर देन द एब्सेंस ऑफ डिसीजेस। हेल्थ कहीं ज्यादा है इससे, कि अगर हम बीमार नहीं हैं
तो ऐसा नहीं है कि हम हेल्दी हैं, हेल्थ हमारी उससे भी ऊपर है। कैसे? बीइंग हेल्दी डज नॉट ओनली मीन नॉट फॉलिंग सिक। हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम बीमार नहीं है, इसमें और सारी चीजें इंक्लूड रहती हैं। कैसे? इट ऑल्सो इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली, मतलब हम फिजिकली बहुत ही अच्छा फील करते हैं, बहुत ही हमें अच्छा फील होता है और हम बहुत ही फिजिकली फिट हैं। हैविंग अ पॉजिटिव एंड हैप्पी माइंड, और हमारा माइंड भी बहुत पॉजिटिव है और हैप्पी रहते हैं हम पीसफुली लाइफ जी रहे हैं, इसका मतलब हेल्दी है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, मतलब जो भी लोग हमें मिलते हैं, हमारे रिलेटिव्स, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड, हम उनसे अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं और अपने अच्छी तरीके से उनसे बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें आती हैं हमारी हेल्थ में। ऐसा नहीं है कि हम बीमार नहीं है तो हम हेल्दी हैं, हेल्थ में बहुत सारी चीज इंक्लूड होती हैं। धीरे धीरे हम इनको पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। देखते हैं आगे what the story tell us। अब एक स्टोरी है एक्टिविटी 3.1 में, ये हमें क्या बताती है? एक स्टोरी है एक लड़के के बारे में जो हमें बताता है कि उसके पास सब चीज है, वो फिट है, वो बीमार नहीं है, फिर भी वो बीमार कैसे है। आइए पढ़ते हैं ये स्टोरी। अ ग्रेड 8 बॉय शिफ्टेड टू अ न्यू स्कूल इन अनदर सिटी। एक 8th क्लास का लड़का नए सिटी में, अलग सिटी में जाके एक नए स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, शिफ्ट हो गए। कैसे होती है शिफ्टिंग? जब या तो उसके पापा या मम्मी का किसी का ट्रांसफर हुआ, किसी भी रीजन की वजह से वो उसका क्या हुआ, अलग सिटी में गया और नए स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया गया। ही फेल्ट लोनली एज ही हैड नो फ्रेंड एंड हिज पेरेंट वर बिजी। अब वो बहुत ही अकेला फील करता था। नया स्कूल, जैसे मिड सेशन में कोई बच्चा आता है तो उसके इजीली फ्रेंड नहीं बनते हैं। आपके स्कूल में भी ऐसा कभी होता होगा, या फिर कोई अचानक से उसका ट्रांसफर हुआ, वो बच्चा आया तो उसके ना तो वो जल्दी से सबसे फ्रेंडशिप कर पाता है, ना बच्चे ऑलरेडी अपने ग्रुप में होते हैं तो बच्चे भी उसको इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही उसके साथ हुआ, उसके कोई भी फ्रेंड नहीं बने और उसके पेरेंट्स भी अपने काम में बिजी रहते थे, तो उसको अकेला फील होने लगा। तो वो क्या करने लगा? टू कोप ही यूज्ड फोन एंड सोशल मीडिया मोर। इससे बचने के लिए, मतलब उसको ऐसा लगता था, तो इसकी वजह से वो क्या करने लगा? बहुत ज्यादा फोन यूज करने लगा, सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने लगा, मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब ज्यादा चलाने लगा। बट फेल्ट वर्स, लेकिन फिर भी उसको अच्छा नहीं लगा, वो बहुत ही बुरा फील करता था। ही सफर्ड फ्रॉम, अब वो किसकी चीज से सफर कर रहा था? उसको तो कोई बीमारी भी नहीं थी, वो तो फिट था, उसको तो कोई बीमारी नहीं थी। तो उसको फिर ऐसा अकेले रहने की वजह से, ज्यादा फोन और सोशल मीडिया यूज करने की वजह से उसको हेडेक्स रहने लगे, उसका वेट लॉस होने लगा और स्लीपलेस नाइट, उसको रात में नींद भी नहीं आती थी। तो ये सारी बीमारियां उसको हो गई। किस वजह से? क्योंकि वो अकेला फील करता था, वो मेंटली फिट नहीं था। तो ये सारी बीमारियां उसके पास ऑटोमेटिकली, इन बीमारियों को उसने खींच लिया। अब उसके मम्मी पापा गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया? रिड्यूस स्क्रीन टाइम प्लस मीट कंसल्ट। अब उसने क्या किया? रिड्यूस स्क्रीन टाइम को कम करवाया डॉक्टर ने और कंसल्टेंट से उसको मिलवाया कि उसको कंसल्ट करे। स्कूल काउंसलर हेल्प हिम मेक फ्रेंड एंड रिगेन हेल्थ। अब जो स्कूल के काउंसलर थे उन्होंने उसकी हेल्प की नए नए फ्रेंड्स बनाने में, मतलब उनकी क्लास में जाके उससे दूसरे दोस्तों लोगों से बात कराई, दूसरे बच्चों से बात कराई, उससे उसकी फ्रेंडशिप कराई। तो इसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, उसकी हेल्थ ठीक होने लगी। अब इसी में लेसन क्या मिलता है, क्या चीज सीखने को मिलती है? आवर हैबिट्स, सराउंडिंग्स एंड इमोशन स्ट्रांगली अफेक्ट आवर हेल्थ। जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है कैसा है, और हम इमोशनली स्ट्रांग है, हमारा जो क्या है, एंड इमोशन स्ट्रांगली अफेक्ट आवर हेल्थ। जो हमारे इमोशंस हैं, मतलब हम कैसा फील कर रहे हैं, वो भी हमारी हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी हेल्थ में आती हैं। आइए चलते हैं आगे। WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। अब WHO की डेफिनेशन क्या है हेल्थ के लिए, वो देख लेते हैं। क्या कहते हैं? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। अब WHO की क्या डेफिनेशन है हेल्थ के लिए? हेल्थ क्या है बच्चों? ये है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब हम कंप्लीटली फिजिकली भी हेल्दी हैं, मेंटली भी हेल्दी हैं, और हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो हम जिन लोगों से मिलते हैं, उससे हम अच्छे से अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं। तो वो हमारी क्या होती है? मेन हेल्थ होती है। एंड इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे अंदर कोई डिसीज नहीं है, हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी नहीं है। लेकिन अगर हम इन सब चीजों से पूरे फिट हैं, मतलब मेंटली भी, फिजिकली भी, और अपना कनेक्शन बनाने में भी लोगों से, तो हम हेल्दी हैं। मतलब
फिजिकली भी आता है, सोशल भी आता है और मेंटल भी, ये आता है हमारी हेल्थ में। आइए देखते हैं आयुर्वेदाज व्यू ऑन ट्रू हेल्थ। आयुर्वेदा जो हमारी बहुत पुरानी विज्ञान है हेल्थ के लिए, वो क्या कहती है, उसके लिए ट्रू हेल्थ क्या है। रियल हेल्थ का मतलब है बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। क्या मतलब, हमारी बॉडी भी ठीक हो, हमारा माइंड भी ठीक हो और हमारे सराउंडिंग्स भी ठीक हो। तो ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें ही आयुर्वेद की अकॉर्डिंग भी हमारी हेल्थ में आती हैं। आयुर्वेद रिकमेंड करता है हमें दिनचर्या हमारा अच्छा हो, मतलब डेली रूटीन अच्छा हो, ऋतुचर्या सीजनल रूटीन अच्छा हो, मतलब हम हर सीजन में अच्छे से अपना डेली रूटीन फॉलो करते हो। रेनी सीजन में रेनी सीजन के अकॉर्डिंग, विंटर में विंटर, समर में समर। ईटिंग फ्रेश फूड अकॉर्डिंग टू वंस प्रकृति बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। मतलब कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हर किसी की बॉडी अलग टाइप की होती है, तो उसी तरीके से हमें हेल्दी फूड खाने चाहिए। क्लीनिनेस, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 आवर स्लीप हमें जरूर लेनी चाहिए, जिससे हमारा माइंड भी रेस्ट कर लेता है और हम उठ के और भी अच्छे से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। काम माइंड रखना चाहिए थ्रू योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, मतलब हमारा माइंड बहुत ही काम होता है किससे, योगा से, मेडिटेशन से और माइंडफुलनेस। मतलब ये चीजें हमें अपने डेली रूटीन में जरूर ही इंक्लूड करनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। आयुर्वेद की जो हेल्थ के लिए ट्रू डेफिनेशन है वो ये है। आइए चलते हैं आगे। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। अब हेल्दी बोल रहे हैं, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स तो होते होंगे, देखते हैं। स्टेइंग हेल्दी मीन्स, स्टेइंग हेल्दी का मतलब क्या है, ईटिंग न्यूट्रिशियस एंड बैलेंस्ड फूड। हम हमेशा न्यूट्रिशियस फूड खाएं और बैलेंस फूड खाएं। हमारी फूड में हर टाइप प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, ये सब बैलेंस हो। फ्रूट्स भी इंक्लूड होने चाहिए और मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट भी और पल्सेस भी, कार्बोहाइड्रेट जो हमें देते हैं व्हीट और ये राइस, ये सब भी इंक्लूड होनी चाहिए। ऐसी हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। मेंटेनिंग हाइजीन एंड क्लीननेस, हमें हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो वो हमारे लिए भी और हमारे एनवायरमेंट के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। लिविंग इन अ क्लीन प्लेस, हमेशा जहां भी आप रहते हैं उस जगह की साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर में भी रह रहे हैं तो डस्टिंग वगैरह, और आप आसपास की सराउंडिंग की भी, घर के आसपास की भी हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली एंड प्लेइंग आउटडोर्स, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमेशा आउटडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप गेम खेल रहे हैं तो आप फोन में आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, कोई सा फोन में आप गेमिंग कर रहे हैं, बैठ के खेल रहे हैं। आउटडोर गेम्स भी बहुत जरूरी है हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए। गेटिंग प्रॉपर स्लीप, अच्छे से हमें स्लीप लेनी चाहिए, मतलब 7 to 8 आवर्स हमें जरूर सोना चाहिए। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली में बैठे हैं और आप अपने सब लोग अपना फोन चला रहे हैं, नहीं, एक दूसरे से अपना डेली रूटीन के बारे में बताइए कि आज हमारे स्कूल में ये हुआ, आप आपस में शेयर कर सकते हैं। कीपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हाँ मैं कर लूंगा किसी भी चीज को। कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई चीज डिफिकल्ट है या कोई क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम सैड होके बैठ जाए। बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ हम इस चीज को कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होगा तो आप किसी बड़े से पूछिए और किसी की हेल्प लीजिए, और अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हर चीज हो जाएगी। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। आइए चलते हैं आगे, एक्टिविटी 3.2 देखते हैं। लेट अस लिस्ट बनाते हैं गुड हैबिट्स की और बैड हैबिट्स की। क्या अच्छी चीज है, हैबिट्स में भी बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, बहुत सारी चीजें बुरी होती हैं। गुड हैबिट्स शुड डू, क्या क्या हमें करना चाहिए। कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, अपने आप को साफ रखना चाहिए, मतलब डेली बाथ करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए ट्वाइस अ डे। और आपको जब भी आप कुछ खाते हैं, खाने से पहले और खाने के बाद में अपने हैंड वॉश जरूर करनी चाहिए, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करते रहने चाहिए। और पर्सनल हाइजीन के बारे में भी ध्यान रखना है, तो यही आती है हाइजीन में सब चीज। ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, हेल्दी और बैलेंस डाइट खाइए। एक्सरसाइज रेगुलरली, रिलैक्स एंड मेडिटेट एवरी डे, डेली आपको रिलैक्स करना है और मेडिटेशन करना है। 5 to 10 मिनट से स्टार्ट करिए, उसके आगे बाद में बढ़ाते हैं। स्लीप ऑन टाइम एंड रेस्ट वेल, टाइम पर सो जाइए और अच्छे से रेस्ट लीजिए। ऐसा नहीं है कि सोते टाइम भी आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, एक
पीसफुल स्लीप लेनी चाहिए। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब बैड हैबिट भी देख लेते हैं, जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए वो क्या क्या होती हैं। शुड अवॉइड, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। टू मच स्क्रीन टाइम, मोबाइल टीवी गेम्स, स्क्रीन टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहिए। मोबाइल टीवी या गेम्स ये सब ज्यादा नहीं खेलने चाहिए। ईटिंग जंक फास्ट फूड एवरीडे, डेली आप जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर चाउमीन नूडल्स, ये सब डेली अगर आप खाएंगे तो आपकी हेल्थ इफेक्ट होगी और आप बीमार हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभी चलता है, मतलब आप मंथ में 15 डेज में एक बार ले सकते हैं, तो ये सब चीजें चलती है। लेकिन डेली आप ऐसा ही खा रहे हैं, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आप बीमार हो सकते हैं। स्लीपिंग वेरी लेट एंड नॉट इनफ स्लीप, लेट सो रहे हैं, रात के 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं और अच्छे से नींद भी नहीं ले रहे हैं, तो वो भी गलत है। स्किपिंग मील्स, स्पेशली ब्रेकफास्ट, मील को स्किप करना भी बहुत गलत है। स्पेशली सुबह हमें ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं है स्कूल जा रहे हैं मम्मी कह रही है ब्रेकफास्ट कर लो, नहीं मुझे नहीं करना, तो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट मील होती है हमारे पूरे दिन की, तो ब्रेकफास्ट हमें जरूर खाना चाहिए और कोई भी मील स्किप नहीं करनी चाहिए। टाइम टू टाइम सारी मील्स लेनी चाहिए और मील्स का टाइम भी ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ लिस्ट है। बैलेंस डाइट, स्टे फिजिकली एक्टिव, से नो टू स्मोकिंग और अल्कोहल, मैनेज स्ट्रेस मतलब योगा और मेडिटेशन, गेट इनफ स्लीप। तो ये सारी चीजें आती हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। आगे चलते हैं, मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं वो देखते हैं। वे टू स्टे हेल्दी, ईट अ बैलेंस्ड डाइट विद फ्रूट वेजिटेबल एंड होल ग्रेन। एक बैलेंस डाइट खाना जिसमें फ्रूट्स भी इंक्लूड हो, वेजिटेबल्स भी इंक्लूड हो, सीजनली जो भी वेजिटेबल्स आती हैं, जो भी फ्रूट्स आते हैं आप उन्हें ले सकते हैं। होल ग्रेन्स मतलब आप रोटी चावल ये सब जरूर खाएं। अवॉइड प्रोसेस्ड ऑयली फैटी एंड शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स, आपको हमेशा अवॉइड करना है प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड, ऑयली फूड, फैटी और शुगरी, ज्यादा जिसमें शुगर हो वो फूड भी अवॉइड करना है। ये जो ड्रिंक्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारे जो पैकेट जो जूस आते हैं उन सबको भी अवॉइड करना है। स्टे फिजिकली एक्टिव, फिजिकली एक्टिव रहना है, आउटडोर गेम्स खेलने हैं, वॉक करने जाना है, रनिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, एक्सरसाइज। जरूरी नहीं है ये सारी चीजें आप एक दिन में ही कर लें, ऐसा कोई नहीं कहता कि एक दिन में आप साइकिलिंग भी कर लीजिए, रनिंग भी, वॉकिंग भी और आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, गेम्स भी खेलें। कभी कोई चीज अच्छी लगती है, किसी दिन साइकिलिंग का मन है तो साइकिलिंग कर लीजिए, किसी दिन आउटडोर गेम्स खेलने का मन है, क्रिकेट खेलने का मन है, किसी दिन वॉक का मन है, किसी दिन रनिंग का मन है, तो जो आप करना चाहें आप उसको चूज करके कर सकते हैं। लिमिट स्क्रीन टाइम एंड स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, स्क्रीन टाइम को लिमिटेड करना है। स्क्रीन टाइम खत्म तो नहीं हो सकती क्योंकि हमारा मतलब 50% काम हमारा फोन से ही होता है, मतलब हमारी पढ़ाई के लिए भी हमें फोन की जरूरत पड़ती है, तो हम उसको खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन लिमिटेड कर सकते हैं क्योंकि अच्छी चीज भी हमें उन्हीं से सीखने को मिलती है। और ज्यादा से ज्यादा टाइम हमें नेचर के साथ बिताना चाहिए, मतलब हम बैठ के पार्क में बैठे थोड़ी देर देखें, नेचर को देखें, जो चिड़िया वहां पर घूमती हैं, जो एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको ऑब्जर्व करें, ये चीजें बहुत जरूरी है। गेट इनफ स्लीप टू रेस्ट एंड रिकवर, इनफ स्लीप हमें लेनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए और जिससे हमारी बॉडी फिर से रिकवर हो जाए नया काम करने के लिए। अगर हम बिना नींद के रेगुलरली काम करते चले जाएंगे तो हमारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो वो अच्छे से अगले काम को, अगले टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आपने देखा भी होगा जब हम सुबह उठते हैं तो थोड़ी देर तो आलस रहता है, उसके बाद अगर हम नहा के अच्छे से तो हमें एनर्जी ज्यादा होती है, जिसको हम अच्छे से उस टाइम पे हम पढ़ाई करें तो बहुत अच्छे से होती है। और रात के टाइम क्या होता है, पूरे दिन की थकावट होती है, तो हम क्या होते हैं, थक जाते हैं, उस टाइम पर हम पे पढ़ाई भी अच्छे से नहीं होती। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीथिंग, योगा से प्रैक्टिस करिए और सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, आप प्राणायाम से। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस को हमेशा नो बोलना है, तंबाकू, अल्कोहल, एडिक्टिव ड्रग्स, ये सब चीजों को हमेशा नो। अगर कोई आपके सामने पी भी रहा है, यूज कर रहा है, आप उसको भी मना कर सकते हैं कि ये चीज नहीं करिए, क्योंकि अगर कोई सिगरेट पी रहा है आपके पास आसपास तो उसको तो दिक्कत है, उसको तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसका जो धुआं सारे एनवायरनमेंट में फैल रहा है, एयर को पोल्यूट कर रहा है और एयर के थ्रू आपके अंदर भी जा रहा है, तो वो आपको भी प्रॉब्लम होगी, तो आप उसे मना कर सकते हैं। आगे देखते हैं, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और हमेशा अपने एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना है। कैसे रख सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को क्लीन, आइए देखते हैं। व्हाई क्लीन एनवायरनमेंट मैटर, अब हमारा क्लीन रहना और वो तो समझ में आता है, एनवायरनमेंट का क्लीन रहना क्यों जरूरी है, आइए देखते हैं। क्लीन प्लेग्राउंड, जिसमें अगर हम क्लीन है प्लेग्राउंड तो अच्छे से खेलेंगे, फन, हेल्दी और सेफ है।
डर्टी प्लेग्राउंड से क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, वहां मॉस्किटोज होंगे, और जब मॉस्किटोज होंगे तो काटेंगे तो हमें बीमारियां भी फैलेंगी, बहुत सारे तरह तरह के कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। क्लीन एयर होगी एंड वाटर आर असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। क्लीन एयर और वाटर जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स या फैक्ट्रीज, इससे हमें कफ भी हो सकता है, अस्थमा भी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये सारी एयर से, ये एयर हमारे नोज के थ्रू जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में, लंग्स में जाती है और हमें इफेक्ट करती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI शो हाउ क्लीन द एयर इज। जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये हमें बताता है कि हमारे आसपास की एयर कितनी क्लीन है, तो इसे भी हमें चेक करते रहना चाहिए। आइए देखते हैं आगे एक्टिविटी 3.3, कंपेयर द प्लेग्राउंड्स। यहाँ पर दो प्लेग्राउंड दिए हैं, प्लेग्राउंड ए एंड प्लेग्राउंड बी। यहाँ पे हमें कंपेयर करना है। प्लेग्राउंड ए देखिए बच्चों कितना क्लीन है, ग्रीन, सेफ और ब्यूटीफुल है, एकदम साफ स्वच्छ है। प्लेग्राउंड बी देखिए कितना गंदा है, मच्छर मक्खी घूम रही हैं, पॉल्यूटेड है, अनहाइजीनिक है, पीपल फॉल सिक ऑफन। यहाँ पर जो बच्चे खेलते हैं वो अक्सर बीमार होते रहते हैं, क्योंकि ये मक्खी मच्छर ये सब उन्हें काटते रहते हैं, तो उससे बीमारियां फैलती हैं। गंदगी, जो ये धुआं निकल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, इससे बीमारियां फैल रही हैं। इनके लंग्स में, ये सांस ले रहे हैं तो उसके थ्रू एयर इनके लंग्स में जा रही है। तो यहाँ पर आप भी अगर ऐसे दो प्लेग्राउंड होंगे तो आप किस में जाना पसंद करोगे, साफ वाले में। ऐसे ही हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए। अगर ये प्लेग्राउंड गंदा भी है तो अपने आसपास कम्युनिटी जो मेंबर्स होते हैं उनसे बात करके इसकी सफाई अभियान चलवाना चाहिए और अच्छे साफ स्वच्छ का एनवायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए। रिमेंबर, आइए देखते हैं, हेल्थ मतलब नॉट ओनली अबाउट बॉडी। हेल्थ हमारी बॉडी के रिगार्डिंग ही नहीं है, फीलिंग एंड रिलेशनशिप ऑल्सो मैटर। जो हमारी फीलिंग्स है, क्या हम फील कर रहे हैं और लोगों से हमारा रिलेशनशिप कैसा है, लोग हमारी बातें सुनते हैं, समझते हैं और रिएक्ट करते हैं, और हम उनसे फ्रीली बात कर पा रहे हैं, तो वो चीज भी जरूरी है। इवन इफ फूड एंड एनवायरनमेंट आर गुड, लोनलीनेस मेक अस अनहेल्दी। अगर हमें फूड और एनवायरनमेंट अच्छा भी मिला है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फूड और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है लेकिन हम अकेले हैं, हमारे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, फैमिली से बात नहीं करते, तो उससे भी बीमार हो जाते हैं। टॉकिंग, लाफिंग, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स कीप माइंड हेल्दी। बात करना, हंसना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये भी हमारे माइंड को बहुत हेल्दी रखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा दिन में हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, जैसे स्कूल में आप कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आप बहुत ही सैड फील करते हैं। अगर आप घर पे आके अपनी मम्मी से, पापा से, अपने भाई बहन से, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं तो आपको हल्का फील होता है, अच्छा लगता है कि हमने अपनी बात बताई और उन्होंने हमें क्या, जब मम्मी सुनती हैं तो कुछ वो क्या करती हैं, वो आपको बताती हैं कि हाँ ये ठीक हुआ या ये गलत हुआ या फिर इससे आपको ये शिक्षा मिलती है। तो ये सारी चीजें हमारे माइंड को कर देती हैं रिलैक्स। अगर हमें हमारे पास कोई फ्रेंड ही नहीं होगा, हमारे पास मम्मी पापा को बताने के लिए नहीं होगा, हम उन्हें नहीं बताएंगे, मम्मी पापा बिजी हैं, तो क्या होगा, उसी चीज को हम सोचते रहेंगे, तो सोच के हम माइंडली बीमार हो जाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। हमें कैसे पता चलेगा कि हम बीमार हैं। मतलब जब यहाँ पर बोल दिया कि बीमारी सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड, मतलब सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं है, कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई डिसीज नहीं है तो आप बीमार, हेल्दी हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम अनवेल है। आवर बॉडी एंड हेल्थ, आइए देखते हैं। नॉर्मली आवर बॉडी वर्क्स इन अ प्रॉपर वे टू कीप अस हेल्दी। जब नॉर्मल होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक प्रॉपर वे में काम करती है। फीलिंग अनवेल मीन्स समथिंग इनसाइड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर हम ठीक नहीं है, अनवेल है, तो हमारे अंदर का जो कोई भी सिस्टम है, मतलब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे अगर हमारे पेट में दर्द है तो हम क्या करेंगे, हमें पेट में दर्द फील होगा, अब अगर हमारा स्टमक अपसेट है तो पेट में दर्द होगा। तो ये सारी चीजें, ये चीज वर्क प्रॉपरली नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हम अनवेल है। क्लू ऑफ इलनेस, क्लू क्या होते हैं, सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें जो हमें फील होते हैं, जैसे दर्द हुआ, पेन है, टायर्डनेस लगती है, थकावट लगती है, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो थकावट लगती है, वीक हो जाते हैं, डिजीनेस लगती है। साइंस क्या क्या होते हैं, व्हाट कैन बी सीन और मेजर्ड, जो देखे भी जाते हैं, मेजर्ड भी कर सकते हैं। जैसे फीवर है, फीवर आएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको हम देख भी सकते हैं, टच करके भी पता चलता है, उसको मेजर भी कर सकते हैं। अगर स्किन पे रैशेज आए हैं तो वो भी हमें दिखते हैं, उससे पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है हमारी बॉडी में, कुछ तो गड़बड़ है। बॉडी क्या होती है बच्चों, एक मशीन की तरह होती है। मशीन में एक भी पुर्जा अगर इधर उधर हो जाए या खराब हो जाए तो मशीन क्या करने लगती है, आवाज करने लगती है,
उसमें से स्पार्क होने लगता है, आवाज आने लगती है, या फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। सेम ऐसा ही बॉडी के साथ है, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो हमें सिग्नल मिलते हैं क्या होते हैं? फीवर हो सकता है, रैशेज हो सकता है, पेन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब ये तो पेन है, किसी को दिखेगा नहीं, कोई मेजर नहीं कर सकता, लेकिन फीवर, रैशेज, हाई ब्लड प्रेशर या स्वेलिंग, ये सब विजिबल हैं, दिख सकती हैं, और इनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे फीवर को मेजर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं व्हाई इंपॉर्टेंट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सिम्टम्स एंड साइंस, सिम्टम्स एंड साइंस, एक सेकेंड, आइए देखते हैं। सिम्टम्स एंड साइन हेल्प डॉक्टर्स टू, सिम्टम्स और साइन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं डॉक्टर को कि वो समझ सके, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इनसाइड द बॉडी। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं बच्चों, तो डॉक्टर क्या करते हैं? पूछते हैं क्या दिक्कत है, तो उस दिक्कत से रिलेटेड ही वो हमारा इलाज करते हैं। फिर वो चेक करते हैं, जैसे हम बताते हैं हमारे पेट में दर्द है, हमें कुछ भी है, लूज मोशन है, हमारे सर दर्द है, हमें फीवर आ रहा है, तो उन्हीं सिम्टम्स के देख के डॉक्टर क्या करते हैं? हमें दवाई लिखते हैं, या टेम्परेचर चेक करते हैं, या कुछ भी चीजें उसका ट्रीटमेंट देते हैं, डिसाइड करते हैं क्या ट्रीटमेंट देना है। हेल्प अस रिकवर फास्टर, जब हम बता देते हैं उन सिम्टम्स को, तो डॉक्टर्स हमें एक्यूरेट दवाई देते हैं, जिससे हम इजीली क्या कर जाते हैं? जल्दी ही रिकवर कर जाते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा, सिम्टम्स ही नहीं आएंगे, तो डॉक्टर्स को क्या बताएंगे? डॉक्टर कैसे? फिर पहले डॉक्टर को पूरी बॉडी चेक करनी होगी। अब पूरी बॉडी चेक करने में, अब वो है कुछ चीज और किसी और चीज की दवाई देते, तो उसको मतलब जब तक सही चीज पे आएगा तो उसको ठीक होने में भी टाइम लग जाएगा। तो ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये साइंस क्लूज? क्योंकि हम इसका अच्छे से सही से इलाज कर पाए। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं डिसीज कॉज एंड टाइप्स। अब डिसीज क्या होते हैं, बीमारी क्या होती है, बीमारी बात करते जा रहे हैं, होती क्या है और कितने टाइप की होती है वो भी देख लेते हैं। डिसीज, व्हाट इज अ डिसीज? अ डिसीज इज व्हेन बॉडी और माइंड डज नॉट वर्क नॉर्मली। एक डिसीज कब होता है? जब हमारा बॉडी और माइंड नॉर्मली काम ना करे। जो नॉर्मली काम करता है ऐसे काम नहीं करे, कुछ डिफिकल्टीज आए, जैसे मशीन में बताया था मैंने, आवाज आने लगती है, ऐसी बॉडी भी क्लू देती है। तो अगर नॉर्मली काम नहीं कर रही है तो हमारे क्या है, हमें कोई बीमारी है। हैपेंस इफ ऑर्गन स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। कब होती है? जब हमारे ऑर्गन सिस्टम है, कोई भी, जिस भी ऑर्गन, जिस भी जगह प्रॉब्लम होगी, वो ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो इसी तरीके से ये बीमारी होती है। कॉज क्या होते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं बच्चों? जर्म्स। जर्म्स से ही तो बीमारियां फैलती हैं। जर्म्स से बैक्टीरिया, जर्म्स कौन कौन से? बैक्टीरिया, जैसे वायरस है, फंगी है, वॉर्म्स है, प्रोटोजोआ है, इन सब से हमें बीमारी होती है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट है। पैथोजेंस आ सकता है, व्हाट इज पैथोजेंस? तो ये क्या होता है? दीज आर जर्म्स। और कौन कौन से जर्म्स? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, वॉर्म्स, प्रोटोजोआ, जो हमें क्या फैलाते हैं? बीमारी फैलाते हैं, जो हमें बीमार करते हैं। ठीक है। पुअर न्यूट्रिशन और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हमारी न्यूट्रिशन पुअर है, मतलब हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, हम आलस में पड़े हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, तो क्या करें? बस खाते जा रहे हैं, चिप्स खाते जा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फोन भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, तो वो क्या होगा? हमें, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, उससे हम फैट, मोटे हो जाएंगे, और वो जब मोटे होंगे, फैट बढ़ेगा हमारी बॉडी में, तो हमें बीमार करेगा। तो इस टाइप से, इसी वजह से ये कॉज होते हैं कि जिससे हम बीमार होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कॉमन मेथड टू ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। डिसीज फैलते कैसे हैं? कैसे फैलते हैं? देखो बच्चों, अभी जैसे ये इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, ये हेल्दी पर्सन है। अब क्या हुआ? इसके कपड़ों में भी इन्फेक्शन आ गया, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी है। अब इसको मच्छर ने काटा, वो मच्छर काट के दूसरे मच्छर के पास से कांटेक्ट में गया, या फिर डायरेक्ट ही इस आदमी को काट लिया, तो जो इसको बीमारी है, जिसको इन्फेक्शन है, इसको भी फैलने के चांसेस है। ठीक है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट कौन कौन से हैं? जैसे फूड अगर शेयर कर रहे हैं आपस में, तो फूड से फैल सकता है, वाटर से फैल सकता है, एयर, अगर इसको कोल्ड है, कफ है, तो ये छींकेगा, तो छींकने से क्या होगा? इसको भी जो एयर में क्या होगा, सारे इन्फेक्शन हो जाएंगे, तो इसको भी फैल जाएगा। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, अगर हैंडशेक करते हैं, टच करते हैं, उससे भी फैलता है। मॉस्किटो से, रेबीड एनिमल से भी फैलता है। ये रेबीड एनिमल, अगर किसी कुत्ते ने एनिमल ह्यूमन को काट लिया, तो उसको भी क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारे ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीजें होती हैं जिससे क्या बीमारियां फैलती हैं। आइए चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ डिसीजेस देख लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सीधे सीधे
वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, एनसीडीज क्या होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल मतलब डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये फैलते नहीं है एक पर्सन से पर्सन। नॉन कम्युनिकेबल है मतलब नॉन कम्युनिकेबल है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर इजीली नहीं जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं? जैसे लाइफस्टाइल की वजह से, डाइट की वजह से, या एनवायरमेंट की वजह से। जैसे अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और वो सामने वाले पर्सन से मिल रहा है तो उससे उसको हाई ब्लड प्रेशर थोड़ी चला जाएगा। या फिर डायबिटीज है तो डायबिटीज साथ में बैठने से थोड़ी आ जाती है। कैंसर अगर किसी पर्सन को है, अगर हम उससे मिलने जाते हैं या हमारे आसपास है तो उससे नहीं फैलता। तो ये नॉन कम्युनिकेबल है, मतलब ये एक दूसरे से फैलती नहीं है। अस्थमा है, हार्ट डिसीजेज है तो ये नॉन कम्युनिकेबल है कि अगर एक पर्सन को है और अगर उसकी चीजें कोई शेयर कर रहा है या उससे कोई मिल रहा है तो उसको वो नहीं फैलेंगी। ठीक है, अब आते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस जो एक दूसरे से एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर इजीली फैल जाती हैं। अब कॉज तो कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके से भी फैल सकती है, एयर से, वाटर से, डायरेक्ट हैंडशेक करने से, टच करने से, या अगर हम स्नीजिंग होती है तो उससे फैल सकते हैं। ये क्या होते हैं? कम्युनिकेबल कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस मैंने आपको बताए थे जो वायरस, जो क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब होते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस की वजह से फैलते हैं। स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये फैल जाते हैं पर्सन टू पर्सन। एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिला, उसको कोल्ड हो गया, ठीक है, एक को कोल्ड है दूसरे को हो गया, वो दूसरा तीसरे से मिलेगा उसको भी हो जाएगा अगर वो उसके कांटेक्ट में रहेगा। जैसे टाइफाइड भी फैलता है, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स, कोविड-19 ऐसे ही फैला था जो अभी रेंडमली ये बहुत चला था कि इससे एक दूसरे से फैलता था। टुडेज हेल्थ चैलेंज, अब आजकल हेल्थ चैलेंज क्या है, कैसे हम हेल्थ को सही रख सकते हैं। NCDs, non-communicable disease like diabetes, heart diseases are increasing in India. ये सारे डिसीजेस बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट डिसीज है, बहुत छोटी छोटी एज में देखने को मिलता है लोगों को। तो ये आजकल बहुत बढ़ रहा है। रीजन क्या है? प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं और इनका मतलब काम का टाइम ज्यादा होता है, रेस्ट का टाइम कम होता है। नाउ मोस्ट डेथ इन इंडिया आर ड्यू टू NCDs। अब ज्यादातर डेथ जो होती है इंडिया में वो NCDs के कारण हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की वजह से होती है। मतलब ये एक दूसरे से नहीं फैल रही है। अब जैसे किसी को डायबिटीज है तो मतलब हो सकता है वो हेरिडिटरी अब उनके बच्चों में चला जाए, लेकिन अगर हमारी लाइफस्टाइल सही होगी, हम अच्छे से जी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की जरूरत है। देखते हैं आगे, हाउ डू कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिसीज फैलते कैसे हैं? अभी मैंने बताया कम्युनिकेबल जो होते हैं वो फैल जाते हैं। कैसे फैलते हैं थोड़ा बता चुकी हूँ, आगे और देखते हैं। कॉज क्या है? ऑलवेज कॉज्ड बाय पैथोजेंस, हमेशा ये पैथोजन से ही फैलते हैं, जर्म से। वे टू स्प्रेड, वे ऑफ स्प्रेड की स्प्रेडिंग क्या होती है? एयर से फैलते हैं। अगर हम जैसे कफ खांसते हैं, स्नीजिंग से फैलते हैं, खांसने से, छींकने से इसके जो जर्म्स होते हैं वो एयर में फैल जाते हैं, उसी एयर से दूसरे पर्सन में चले जाते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलते हैं, टचिंग से, शेकिंग हैंड से, जैसे अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, प्रीवियस पिक्चर में जैसे यहाँ पर दिखाया था कि कैसे ये जो सारी चीजें हैं ये फैलती हैं। आगे देखते हैं, फूड से, वाटर से, ईटिंग कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग डर्टी वाटर, अगर गंदा पानी पीते हैं उससे भी फैलते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज। मॉस्किटो क्या करते हैं? जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उस पर बैठती है, उसे काटती है, फिर वही मॉस्किटो या जो फ्लाई है उस पर बैठती है और दूसरे पर्सन पे जाती है नॉर्मल पे, तो वो काट देती है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इस तरीके से फैलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बाय नोइंग हाउ दे स्प्रेड वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड अदर्स। अगर हमें ये जानना क्यों जरूरी है कि ये कैसे फैलते हैं, ये मैंने बताया क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि ये कैसे फैलते हैं तो हम उस चीज से सेफ्टी मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास जाएंगे तो क्या करेंगे? प्रोटेक्शन के साथ जाएंगे, टच में नहीं जाएंगे, या फिर मॉस्किटोज जहां पर है वहां पर स्प्रे वगैरह से उनको भगाएंगे। तो ये चीजें हमें बचा सकती हैं और दूसरे लोगों को भी बचा सकती हैं इन्फेक्टेड होने से। अगर हमें भी कोई बीमारी है तो हम क्या मास्क का यूज करेंगे? कफ और स्नीजिंग के अगर हमें आती है, कोल्ड है, कफ है, तो हम मास्क का यूज करेंगे और लोगों से ज्यादा नहीं मिलेंगे और चीजें शेयर नहीं करेंगे। तो इसी वजह से हम भी बच सकते हैं और दूसरे भी बच सकते हैं।
आइए देखते हैं सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज अफेक्टेड ह्यूमन। कुछ कॉमन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो कैसे फैलती हैं, किस चीज से किस चीज को इफेक्ट करती हैं, क्या क्या उनमें सिम्टम्स होते हैं और किस चीज से वो सही हो सकती हैं, उसको देखते हैं। कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा वायरस से फैलता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। और क्या होता है इससे, जो नोज क्या हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाती है नोज, डिस्चार्ज भी होती है। मतलब क्या होता है कि जुकाम भी, कोल्ड भी दो तरीके का होता है, तो दोनों तरीके से प्रॉब्लम होती है। गले में दर्द होता है, फीवर होता है, खांसी होती है और शरीर में भी दर्द होने लगता है। इसके में हम क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं? वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, हाथ हमेशा मतलब थोड़े थोड़े टाइम पर धोते रहे। नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम एक दूसरे से शेयर ना करें। कवरिंग द माउथ एंड नोज, माउथ और नोज को कवर करके रखे। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल में बताती जा रही हूँ। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से फैलता है, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन को इफेक्ट करता है। इसमें माइल्ड फीवर आता है, इची स्किन हो जाती है, खुजली हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, कंप्लीट आइसोलेशन हो जाता है पेशेंट का, मतलब वो उसके पास कोई और नहीं जा सकता ज्यादा। कवरिंग द माउथ एंड नोज, और क्या होता है, वैक्सीनेशन, माउथ और नोज को कवर करके रखना पड़ता है, इसमें वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। मीजल्स देखते हैं, वायरस से इससे इफेक्ट होता है स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें फीवर होता है, सारे सिम्टम्स सिमिलर से ही होते हैं। फीवर आ जाता है और गला दर्द करता है, रेडिश रैशेज हो जाते हैं नेक के पास, ईयर्स एंड अदर पार्ट ऑफ द स्किन, मतलब स्किन के बहुत सारे पार्ट पर रैशेज हो जाते हैं। इसमें भी आइसोलेशन जरूरी है पेशेंट का। अपना माउथ और नोज को कवर करके रखना जरूरी है। मेंटेन गुड हाइजीन, अच्छी हाइजीन, मतलब गुड हाइजीन फॉलो करें, मेंटेन करें, और वैक्सीनेशन जरूरी है। देखते हैं टीबी, ये सबसे खतरनाक बीमारी है। ये बैक्टीरिया से होती है, लंग्स को इफेक्ट करती है। इसमें कफ होता है, फीवर, थकावट होती है, और हमारा जो एपेटाइट सिस्टम है वो भी खराब वीक हो जाता है, और नाइट स्वेट्स होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अवॉइडिंग क्लोज कॉन्टेक्ट विथ टीबी इन्फेक्टेड पीपल, जितने भी जिसको भी टीबी है तो उससे हमें बहुत दूर रहना है, मतलब उसके क्लोज नहीं जाना, पास नहीं जाना, ये बहुत जल्दी फैलता है। कवरिंग द माउथ एंड नोज, उस पेशेंट को माउथ और नोज कवर करके रखना है, लोगों से दूर रहना है, मतलब आइसोलेट ही रहना है। मेंटेनिंग गुड हाइजीन, गेटिंग वैक्सीनेटेड, गुड हाइजीन मेंटेन करनी है और वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। ज्यादातर क्या होता है कि टीबी के जो हॉस्पिटल होते हैं जिसमें टीबी पेशेंट की उनकी केयर करी जाती है, उनका ट्रीटमेंट होता है, वो शहर के आउटर एरिया में होते हैं, जिससे ज्यादा लोग उनसे इन्फेक्टेड ना हो। आगे देखते हैं डिसीजेस स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड, वाटर और फूड से जो फैलते हैं वो देखते हैं। हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से, इससे लीवर इफेक्ट होता है, लीवर इफेक्ट होता है, इसमें थकावट होती है, फीवर होता है, एपेटाइट लूज हो जाता है, नोजिया होता है, वोमिटिंग हो जाती है, जॉन्डिस होता है, और पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, पेन होता है एब्डोमेन में। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन, इसमें हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए जो क्योंकि ये पानी से फैल रहा है, तो बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन की जरूरत है। आप देखते हैं कोलेरा, ये बैक्टीरिया से फैलता है, इंटेस्टाइन इसमें इन्फेक्ट होता है। अब इससे क्या होता है, डायरिया हो जाता है, या डिहाइड्रेशन होना बहुत ज्यादा, छोटे छोटे बच्चों में भी डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब लूज मोशन और वोमिटिंग होती है तो सबसे ज्यादा डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं हम ज्यादा पानी पिए और ORS और इन सब का घोल लें, जिससे हमें पानी की कमी ना हो। तो ये सब चीज मेंटेन, पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट्स हमें फॉलो करनी चाहिए। कंजप्शन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, हमें प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन जरूरी है। अब देखते हैं टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया से फैलता है। ये पूरी लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कोई बीमारी का नाम दे दिया होगा जाएगा कि ये किससे फैलता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या हम क्या क्या इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, उसके ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइफाइड बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड क्या होता है, इंटेस्टाइन, इसमें हेडेक होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, फीवर हो जाता है और डायरिया होता है। सब चीज वही है, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट, और प्रॉपरली कुक्ड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन। आप देखते हैं राउंड वॉर्म, तो ये वॉर्म से फैलता है, इंटेस्टाइन को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और इसमें क्या होता है, वॉर्म से स्टूल, लॉस ऑफ एपेटाइट,
पुअर ग्रोथ होती है, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस होता है और एनीमिया हो जाता है। वही सब चीज मेंटेन, पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी हैबिट, प्रॉपरली कुक्ड फूड, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, कोई भी बीमारी हो हमेशा उबला हुआ पानी पिए, अच्छे से कुक्ड फूड खाएं, सिंपल सादा फूड खाएं बिना मिर्च मसाले का, ऐसे टाइप की चीजें हमें करनी जरूरी होती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, डिसीजेस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। अब इंसेक्ट से मतलब मच्छर से, मक्खी से, ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो इनसे फैलती हैं। वो कौन कौन सी है बच्चों? मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, स्किन और ब्लड को ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। इसमें हाई फीवर आता है, स्वेटिंग होती है और इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? डिस्कम्फर्ट फील होता है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं? यूज ऑफ मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट। मॉस्किटो नेट का यूज करें सोते टाइम, और मॉस्किटो वाले जो रेपेलेंट आते हैं उन्हें लगाएं। वियरिंग लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स, फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहने जो जहां हमारी बॉडी डिस्क्लोज ना हो, ऐसे क्लोथ्स। कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग इन एंड अराउंड योर होम। अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, कहीं भी पानी इकट्ठा हो रहा हो उसे क्लीन करें अपने घर में, घर के आसपास। तो उसी में जब इकट्ठा हुआ पानी होता है उसी में मच्छर पैदा होते हैं और उसी से बीमारी फैलती है, तो उसका ध्यान रखें। डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं इसको, इसमें हड्डियों में बहुत दर्द होता है, वायरस से फैलता है, स्किन और ब्लड को ये क्या करता है? इन्फेक्ट करता है। फीवर होता है, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन होता है, मतलब मसल्स में और जॉइंट में बहुत पेन होता है, नोजिया होता है। अब जिसको भी ये चीज हुई है, आप आसपास अपने क्या कर सकते हैं? अपने फैमिली में, रिलेटिव्स में, आसपास आप ऐसे देख सकते हैं लोग और उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या फील हुआ, आपने कैसे इसको कवर अप किया। तो ये सारी चीजें आपको जनरली पता चलेंगी आसपास के लोगों से। सिर्फ पढ़ना और उसको याद करना ये जरूरी नहीं है, आपको उस चीजों को समझना है कि जो पर्सन उस चीज से गुजरा है, जिसको वो चीज हुई है, उससे पूछे डायरेक्ट कि आपको क्या क्या, कैसा कैसा फील हुआ, आपने इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए। मॉस्किटो नेट का यूज करना है, रेपेलेंट का, लॉन्ग स्लीव्स क्लोथ्स पहनने हैं, मॉस्किटो ब्रीडिंग को कंट्रोल, अपने आसपास को साफ स्वच्छ रखना है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, वही सब सेम चीज है। आप देखते हैं प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीज। अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, देख लेते हैं। वैसे तो उसी के साथ थे पॉइंट, कीप योर सेल्फ एंड सराउंडिंग क्लीन। अपने आसपास को और अपने आप को साफ स्वच्छ रखें। वॉश योर हैंड रेगुलरली, अपने रेगुलरली वॉश करें, हैंड्स को फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहें। ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, प्रॉपरली कुक्ड फूड। अभी जो प्रिकॉशंस थे ऑलमोस्ट सबके सेम ही थे। ड्रिंकिंग बॉइल्ड एंड क्लीन वाटर, बॉइल्ड और क्लीन वाटर पिए। कवर नोज एंड माउथ व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, माउथ और नोज को कवर करके रखें स्नीजिंग और कफिंग के दौरान। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, अपने पर्सनल आइटम को शेयर ना करें, जैसे टॉवल्स है, बॉटल्स है। स्कूल भी जाते हैं तो पर्सनल आइटम को, हैंकी है और जो बॉटल्स है उनको शेयर नहीं करें। वैक्सीनेशन आर इंपॉर्टेंट, और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अगर वैक्सीनेटेड है तो अगर कोई हमें बीमारी होती है, हो जाती है, तो उससे हम इजीली रिकवर कर पाते हैं। आइए देखते हैं। अब कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में तो हम पढ़ चुके, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं। कॉज क्या है और प्रिवेंशन क्या क्या ले सकते हैं। कॉज देखते हैं बच्चों, ये अभी जैसे बताया था नॉन कम्युनिकेबल, जैसे डायबिटीज है, बीपी है, और क्या चीज होती है, हार्ट डिसीज है, ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल है। तो ये कैसे फैलते हैं? इनका रीजन है बच्चों लाइफस्टाइल, डाइट एंड एनवायरमेंट। जो हमारी लाइफस्टाइल है, जैसे हम खाना खाते हैं उस पर, और जो हमारा एनवायरमेंट है उस पर, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, अस्थमा है। These often last for a long time, the more than 3 months ये चलते हैं, called chronic disease, और इन्हीं को ही हम chronic diseases भी बोलते हैं। Deficiency disease, जैसे किसी चीज की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है, वो हो जाते हैं deficiency disease। आपने पढ़ा होगा विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है, बी की, सी की, ये सब आपने पढ़े हैं, डी की। तो ये डेफिशिएंसी डिसीज होते हैं, किसी चीज की कमी हो जाती है तो हमें वो बीमारी हो जाती है, जैसे स्कर्वी, एनीमिया, गोटे ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट। हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उस वजह से ये बीमारियां हमारे अंदर घुस जाती हैं। आगे देखते हैं डायबिटीज इंक्रीजिंग इन बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन। आजकल ये बच्चों में भी बहुत देखने को मिलता है। डायबिटीज छोटे छोटे बच्चों को भी बहुत जल्दी होती है। पहले के टाइम में क्या था कि बहुत एज पर जाकर ये चीजें, बीमारियां देखने को मिलती थी। अब बहुत ही कम एज पर बच्चों को भी ये बीमारियां देखने को मिलती हैं, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कॉज क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस है, मतलब हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। अनहेल्दी डाइट रहती है, मतलब हम जंक फूड ही खाते रहते हैं, रोटी सब्जी, और ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये नहीं खाते हैं, सिर्फ जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, इन सब पे ज्यादा, चॉकलेट ज्यादा खाते हैं, ये ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं।
लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, बस बैठ के गेम खेल रहे हैं, फोन मिल गया, घर पहुंच गए स्कूल से, होमवर्क किया, फिर मम्मी फोन दे दो चलाने के लिए या मम्मी टीवी देखना है, आउटडोर गेम्स ही कम हो गए, एक्सरसाइज ही नहीं रही है, और ओबेसिटी है। अब देखते हैं प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं। हेल्दी ईटिंग, अगर हम प्रिवेंशन मतलब इनसे कैसे बचा जा सकता है, हेल्दी खाना खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और हार्मफुल हैबिट्स जो भी हमारी है, ज्यादा स्क्रीन टाइम है या आउटडोर नहीं खेलना, ये सब चीजों को अवॉइड कर दें, मतलब इन चीजों को हटा के इसमें अच्छी आदतें हम इंक्लूड कर दें, इसी चीज से बचा जा सकता है। आगे देखते हैं, एक्टिविटी है 3.5 लेटेस्ट सर्वे। यहाँ पर एक सर्वे कर रहे हैं, फाइंड 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज इन योर नेबरहुड। आप अपने आसपास आसपास के लोगों से मिलिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पढ़ना और याद करना ये जरूरी नहीं है, हम आसपास के लोगों से बात करें, उनसे समझें, ये सर्वे टाइप का करें। टॉक टू अ डॉक्टर, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, नर्स से, हेल्थ वर्कर से बात कर सकते हैं, फैमिली मेंबर अबाउट प्रिवेंशन, और फैमिली मेंबर्स जो प्रिवेंशन के बारे में बताएं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। यूज ट्रस्टेड सोर्सेस, ट्रस्टेड सोर्सेस को यूज करें, जैसे हेल्थ वेबसाइट है, बुक्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, टीचर्स से बात कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं। यहाँ एक टेबल दी गई है, इसको आपको फिल करना है अपनी नोटबुक में बना के। लर्न मोर अबाउट लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज, लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितने भी डिसीज है, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, यहाँ पर और आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं आसपास के लोगों से बात करके कि उनको क्या क्या ऐसी बीमारी है, क्या क्या उनके साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और लाइफस्टाइल कैसे चेंज करने, मतलब क्या सजेस्ट करें, ईटिंग अ बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली, और प्ले आउटडोर गेम्स या फिर वॉक या साइकिलिंग, कुछ भी उनको यहाँ पर जो सजेशन है वो यहाँ पर नोट करने हैं। जो लोग जो बड़े लोग या जो डॉक्टर्स या जो बुक्स है उनसे हमें मिलती है, उसको यहाँ लिखना है। तो ये टेबल आपको तैयार करनी है। आइए अब बी अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ही बनना है हमें। 8th क्लास की पूरी बुक में हमें साइंटिस्ट के जैसे सोचना है, साइंटिस्ट के जैसे बनना है, तो वही काम हम कर रहे हैं। अब एक साइंटिस्ट ने क्या काम किया, डॉक्टर कमल रानीदेव 1917 to 2001 was a pioneering biomedical researcher. ये biomedical researcher थी एक। She studied how hormones and certain virus are linked to cancer. इन्होंने स्टडी की कि कैसे हार्मोन्स और सर्टेन वायरसेस हैं, ये कैंसर, इनसे कैंसर हो जाता है। हर वर्क इम्प्रूव ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। उड़ीसा, कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर उड़ीसा में एक भद्रक डिस्ट्रिक्ट में एक कैंपेन चलाया गया। उसमें क्या किया गया कि टॉयलेट बनवाए गए। हेल्प पीपल बिल्ड एंड यूज टॉयलेट, लोगों को हेल्प किया गया कि उनको बनवाया वो टॉयलेट, और उनको यूज करना के फायदे बताए और उन यूज करने के लिए बोला। रिड्यूस ओपन डिफेक्शन, इम्प्रूव चाइल्ड हेल्थ। अब क्या हुआ कि खुले में शौच नहीं जाते थे, तो जब वो टॉयलेट यूज करते थे तो बीमारियां से वो बचे, और जो बच्चों की हेल्थ है वो और भी अच्छी हुई। fewer cases of डायरिया एंड इन्फेक्शन, बहुत ही कम केसेस आने लगे डायरिया और इन्फेक्शन के। इंटरफेरेंस गुड सैनिटेशन रिड्यूस कम्युनिकेबल डिसीज, अगर अच्छी सैनिटेशन मतलब हाइजीन को फॉलो करेंगे तो रिड्यूस हो सकते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो ऐसा यहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया। टास्क फाइंड सच कम्युनिटी कैंपेन्स इन योर एरिया एंड डिस्कस देयर इम्पैक्ट। आपको अपने आसपास देखना है कि ऐसा कोई कैंपेन चला है और उसके बारे में अपनी क्लास में डिस्कस करना है। आइए देखते हैं इम्यूनिटी एंड वैक्सीनेशन। अब आई है इनके फाइटर्स के बारे में, मतलब ये तो सारी मैंने बीमारी की बात करी, अब इनसे फाइट करते हैं कौन, जो मेन हीरो होते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी हम किसी भी बीमारी से उतनी ही जल्दी उभर पाएंगे, या तो हमें बीमारी कम होगी या उससे जल्दी उभर पाएंगे। एक होता है वैक्सीनेशन। अगर हमारे वैक्सीनेशन, अब छोटे बच्चे होते हैं उनको शुरू से ही पहले 24 घंटे में वैक्सीनेशन होता है, 1 मंथ 2 मंथ मतलब 1.5 मंथ में, 2.5 3.5, फिर 6 मंथ में, फिर 9 मंथ में, फिर 1.5 ईयर में, ऐसे बहुत सारी वैक्सीनेशन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा सके। सम पीपल फॉल इल मोर ऑफन, कुछ लोग अक्सर बीमार होते रहते हैं। दिस हैपेंड ऑन इम्यूनिटी, दिस डिपेंड्स ऑन इम्यूनिटी। ये किस पर डिपेंड होता है? इम्यूनिटी पर। इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, इसलिए वो जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। इम्यून सिस्टम क्या होता है बच्चों? फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, ये डिसीजेस से फाइट करने में हमें हेल्प करता है।
वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलियो, और जो वैक्सीन होती है ये हमें पोलियो से बचाती है, मीजल्स से, टेटनस से, हेपेटाइटिस से। ये सारी वैक्सीन हमें शुरू से ही लगने लग जाती हैं, तो ये हमें इन चीजों से प्रोटेक्ट करती हैं। अ वैक्सीन ट्रेन्स द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड अटैक जर्म। अब वैक्सीन क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करती है बच्चों, ट्रेन करती है कि अगर कोई ऐसा वायरस घुस जाए, जो जर्म्स है, जो वायरस है, अगर हमारे बॉडी में ऐसा घुस जाए तो उससे क्या करे, फाइट कर पाए, उससे लड़ पाए और उसको मार पाए। अब जैसे क्या होता है कि ये हमारे इंडिया है, इंडिया में बहुत जो बॉर्डर है बहुत सारे सैनिक तैनात हैं, तो ये सैनिक ही तैनात करती है कि जिससे अगर हमारी बॉडी में कुछ घुसे, बाहर से कोई लोग आए तो उनको मार गिराए। ठीक है, तो वो मार गिरा देते हैं तो हम उस बीमारी से जल्दी उभर पाते हैं, या फिर वो हमें बीमारी होती ही नहीं है। या तो वो उसे घुसने ही नहीं देंगे, अंदर घुसने ही नहीं देंगे, बाहर से ही मार के भगा देंगे, या फिर घुस जाएंगे तो अंदर आके तब उससे फाइट होगी उन दुश्मनों से और तब बाहर भगाएंगे। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी होता है, बाहर से जो वायरस और जो ये सब जर्म्स होते हैं घुस जाते हैं, तो जो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है, जिसको वैक्सीनेशन ट्रेन कर चुकी होती है कि अगर ऐसे वायरस घुसे तो आपको ऐसा करना है, उनको मारना है। कौन से वायरस को मारना है, तो इस टाइप से ये हमारी बॉडी के जो जर्म्स हैं उनसे लड़ती है, जो बाहर से जो एनिमीज वाले जर्म्स आते हैं, बीमारी वाले जर्म्स आते हैं, उनसे लड़ती है। एग्जाम्पल, टिटनेस शॉट जब लगता है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट टिटनेस बैक्टीरिया। टिटनेस का बैक्टीरिया अगर बॉडी में अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, तो ये क्या करेगा कि उसको मार देगा पहले ही, तो हमें वो बीमारी होगी नहीं। फर्स्ट वैक्सीन किसने बनाई? अब जब वैक्सीन का नाम आया है तो वैक्सीन तो किसी ने बनाई होगी, किसी ने तो बताया होगा कि इस तरीके से बच सकते हैं। तो पहली वैक्सीन बनाई थी बच्चों एडवर्ड जेनर ने। ये कुछ पॉइंट्स है सारे, इन सबको नोट करते चलिए, सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्पज से। स्मॉल पॉक्स बच्चों डेडली डिसीज विद ब्लिस्टर्स किल्ड मिलियंस। बहुत ये स्मॉल पॉक्स था ऐसी बीमारी थी एक टाइम पर कि बहुत ज्यादा लोगों की जान ले लेती थी। अब काउ पॉक्स क्या है? ये एक माइल्डर डिसीज है, मतलब इसमें बहुत कम दिक्कत होती है काउ पॉक्स में। इन्फेक्टेड ह्यूमंस बट प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। अगर किसी पर्सन को काउ पॉक्स हो गया, काउ पॉक्स किसी पर्सन को हो गया तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, ये देखने को मिला। मतलब ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिस पर्सन को अगर काउ पॉक्स हो गया उसको स्मॉल पॉक्स होगा ही नहीं। In 1700, Edward Jenner discovered this and invented the first vaccine. 1700 में एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया कि जिसको काउपॉक्स हो रहा है, उसने ऑब्जर्व किया जिसको काउपॉक्स है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, तो फिर उसने वैक्सीन बनाई काउपॉक्स से, और उस पर्सन को ऐसी वैक्सीन दी जिसमें काउपॉक्स को मारने वाले डिसीज थे, और उस काउपॉक्स की वजह से लोगों को स्मॉल पॉक्स ही होना बंद हो गया। तो पहली ऐसी वैक्सीन थी जो एडवर्ड जेनर ने बनाई। आइए देखते हैं आगे। अवर साइंटिस्ट हेरिटेज। इंडिया हैड अ ट्रेडिशनल मेथड। इंडिया के बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड थे। वेरियोलेशन में मटेरियल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स श्योर यूज टू स्क्रैच स्किन, माइल्ड इन्फेक्शन बट बुल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। मतलब काउ पॉक्स का जो छोटा सा चीज होती है जो स्क्रैच करके, काउ पॉक्स अगर किसी को हो गया तो वो छोटा सा माइल्ड इन्फेक्शन होता था, और उस इन्फेक्शन से फिर कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था, ऐसे इम्यूनिटी बना देता था। अब प्रैक्टिशनर्स वर कॉल्ड ठेकेदार्स। अब उन प्रैक्टिशनर्स को बोला जाता था ठेकेदार। तो ये तो पुरानी बात है, मतलब पहले ट्रेडिशंस में ऐसा होता था, लेकिन धीरे धीरे साइंस और डेवलप होने लगी, वैक्सीन्स बनाने लगी अच्छी अच्छी। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। अब एडवर्ड जेनर की तरह सोचते हैं, साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। उसने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? जो काउ से मिल्क निकालती हैं जो लेडीज, उसने देखा मिल्क मेट्स विद काउ पॉक्स डिडंट गेट स्मॉल पॉक्स। उसने देखा जो उन मिल्क निकालती हैं काउ से, उनको काउ पॉक्स हो गया, तो उनको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की। उसने रिजल्ट क्या निकला? उसने काउ पॉक्स इन्फेक्शन मेड पीपल रेजिस्टेंस टू स्मॉल पॉक्स। उसने देखा, उसको समझ में आया कि अगर किसी को काउ पॉक्स वाला इन्फेक्शन हो जाएगा तो उस पर्सन को स्मॉल पॉक्स से बचावट मिल जाएगी, मतलब वो उससे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। एप्लीकेशन, मास वैक्सीनेशन हेल्प इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स। मतलब जब जिन लोगों को ये वैक्सीन दी गई वो लोग किससे बच गए? स्मॉल पॉक्स से बच गए। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन की क्या इंपॉर्टेंस है? प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस। ये हर एज के लोगों को बचाती है। प्रिवेंट डिसीजेस नॉट क्योर देम। ये किसी डिसीज से, किसी बीमारी से हमें प्रिवेंट करती है, लेकिन उसका इलाज नहीं करती। ये इलाज नहीं करती किसी बीमारी का, उस बीमारी को हमारे अंदर होने से उसको रोकती है।
टेस्टेड फॉर सेफ्टी बाय साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, इसको टेस्ट किया जाता है सेफ्टी के लिए, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट यू एंड पीपल अराउंड यू, वैक्सीनेशन आपको भी प्रोटेक्ट करती है और आपके आसपास के लोगों को भी प्रोटेक्ट करती है। इंडियाज रोल इन वैक्सीनेशन प्रोडक्शन, इंडिया का क्या रोल है वैक्सीनेशन बनाने में? वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर, इंडिया क्या है? वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है, ये बहुत ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करता है दूसरी कंट्री को। सप्लाई वैक्सीन ग्लोबली, ये पूरा ग्लोबली वैक्सीन को सप्लाई करते हैं। की रोल ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, अब कोविड-19 का जब पेंडेमिक आया था, जब कोविड-19 बहुत फैला था, तो इंडिया ने ही बहुत सारी कंट्री में इसकी जो वैक्सीनेशन है वो भेजी थी। बी अ साइंटिस्ट, डॉक्टर M.K. भान, इनको देखते हैं, ये इंडियन डॉक्टर और साइंटिस्ट है। प्रोमोटेड साइंस एंड इनोवेशन, इन्होंने साइंस को और इनोवेशन को बहुत प्रमोट किया। हेल्प डेवलप रोटा वायरस वैक्सीन, उन्होंने क्या बनाई? रोटा वायरस वैक्सीन बनाई। प्रिवेंट डायरिया इन चिल्ड्रन, जो बच्चों को डायरिया से बचाती है। वर्क फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर, इन्होंने वर्क किया बहुत सारे अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए। आइए देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, ट्रीटमेंट कैसे होता है किसी भी डिसीज का। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आपने बच्चों बहुत सुनी होगी। आपको कोई भी बीमारी होती है या किसी भी पर्सन को, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, मतलब डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं एंटीबायोटिक देंगे तभी दवाई का असर होगा, इस टाइप से आपने बहुत सुना होगा। इफ इम्यूनिटी फेल, जब इम्यूनिटी फेल हो जाती है, डॉक्टर गिव्स एंटीबायोटिक। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है, हमारी बॉडी उससे नहीं लड़ पाती, ज्यादा हो जाती है, तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स किल्ड बैक्टीरिया ओनली, एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है। डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस और प्रोटोजोआ, ये कभी भी वायरस और प्रोटोजोआ के अगेंस्ट काम नहीं करती, ये सिर्फ बैक्टीरिया को मारती है। आइए इसके बारे में और जानते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, अब पहली जो एंटीबायोटिक बनी होगी उसकी भी कभी डिस्कवरी हुई होगी, मतलब उसका भी पता लगाया होगा, वो किसने पता लगाया और वो कौन सी थी? 1928 में बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नोटिस मोल्ड स्टॉप्ड बैक्टीरिया ग्रोथ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में नोटिस किया कि जो मोल्ड है उन्होंने स्टॉप कर दिया, उन्होंने रोक दिया बैक्टीरिया की ग्रोथ को। मोल्ड रिलीज अ सब्सटेंस, अब मोल्ड एक चीज रिलीज कर रहे थे, एक सब्सटेंस रिलीज कर रहे थे, उसका नाम था पेनिसिलिन। तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी जिससे इन्होंने देखा कि जब ये मोल्ड है इससे बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक गई है, तो इन्होंने वो क्या निकाल रहा था? पेनिसिलिन। अब पहली एंटीबायोटिक वही बन गई, सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ्स, इसने बहुत सारी लाइफ्स को सेव किया क्योंकि इससे बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाती थी। बट मिसयूज, अब इसका मिसयूज भी होने लगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने लगे। रेजिस्टेंट मतलब किसी चीज को रोकना। अब इसके बारे में भी समझेंगे। बैक्टीरिया स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, बैक्टीरिया ने, अब जैसे किसी ने, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखी तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा कोर्स ही नहीं लेते। कुछ लोग क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर से दवाई लिया है, एंटीबायोटिक लिया है और अपने अकॉर्डिंग वो ले ली, तो उससे क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाते हैं, मतलब वो वर्क करना ही बंद कर देते हैं। बैक्टीरिया स्टॉप कर देता है रिस्पॉन्स करना ही, रिस्पॉन्डिंग ही स्टॉप कर देता है। तो इस केस में क्या होता है, यहां हम इस पिक्चर से समझेंगे हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर हो जाता है, बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देता है, तो कम्युनिटी पर क्या असर बैठता है? टेकिंग एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तब उसको लेना। डेवलप ऑफ रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया इन एनिमल, एनिमल्स को भी एंटीबायोटिक के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो क्या होता है? एनिमल से वो उनके दूध और जो भी सामान बनता है उसमें आते हैं, फिर उनको लोग खाते हैं, वो इन्फेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जो भी सॉइल में भी फैलता है, जब वो मेन्योर वेस्ट निकालते हैं अपना, तो सॉइल में भी फैलता है, उससे सॉइल भी इन्फेक्ट हो गई। ठीक है, अब वो सॉइल में ही प्लांट उग रहे हैं, तो वो सारे जो हमारी जो भी हमारा क्रॉप्स है, क्रॉप प्रोडक्शन है, वो भी इन्फेक्ट हो गई। किससे? जो उन्होंने क्या लिया था, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया था। अब ह्यूमन में क्या होता है? कोई इंसान बीमार हुआ, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी, जब ह्यूमन बॉडी में डेवलपमेंट हो जाता है रेजिस्टेंस का, तो क्या होता है? वो बीमार, हॉस्पिटल में एडमिट तो क्या होता है? मे हैव सीरियस इलनेस एंड गेट केयर एट अ हॉस्पिटल, जब
ज्यादा बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको केयर की जरूरत होती है। तो वो उस हॉस्पिटल में जो भी लोग होते हैं, स्प्रेड डायरेक्टली अदर पेशेंट को भी फैलता है, इनडायरेक्टली भी फैलता है, हेल्थ केयर वर्कर को जो वो उनके साथ उनका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उनको भी फैलता है। फिर वो पर्सन आता है घर, स्प्रेड इन हॉस्पिटल थ्रू डर्टी सरफेस। अब डर्टी सरफेस होगा हॉस्पिटल का तो हॉस्पिटल में ही फैलेगा, पेशेंट को होम गया और अपनी फैमिली में सबको फैल गया। तो ऐसे ही ये पूरा सब फैल जाता है। स्प्रेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियन कम्युनिटी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कम्युनिटी में कैसे फैलता है, ये सारी पिक्चर उस चीज की है। आइए देखते हैं आगे एक्टिविटी 3.7 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब ये होता क्या है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अभी मैंने आपको बताया। हाउ डज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप, ये डेवलप कब होता है, मतलब एंटीबायोटिक तो हमें पता चल गया कोई दवाई है जिससे बैक्टीरिया बनना क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब ये रेजिस्टेंस मतलब एंटीबायोटिक्स का भी रेजिस्टेंस है, उसको भी कोई रोक रहा है, वो कैसे डेवलप होता है। ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जब हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, डॉक्टर ने कम बताया हमने ज्यादा यूज कर लिया, डॉक्टर ने ज्यादा बताया हमने कम यूज कर लिया। मिस यूज कर रहे हैं जब मतलब ऐसे ही हम बिना डॉक्टर के लिखे हुए ले आए। बैक्टीरिया अडेप्ट एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, बैक्टीरिया उस चीज को अडेप्ट कर लेता है और उसको क्या करता है, स्ट्रॉन्गर बन जाता है, वो बैक्टीरिया और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सही होने के बजाय हम और ज्यादा बीमार हो जाते हैं। प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, टेक एंटीबायोटिक ओनली व्हेन प्रेस्क्राइब्ड, एंटीबायोटिक तभी लें जब डॉक्टर उसको लिखे। करेक्ट डोज एंड फुल कोर्स, करेक्ट डोज लें उसकी और पूरा कोर्स करें, ऐसा नहीं है आधे में छोड़ रहे हैं। अवॉइड अननेसेसरी यूज, अननेसेसरी यूज को अवॉइड करें, मतलब जब जरूरत नहीं है तब भी उसे ले रहे हैं तो उसको अवॉइड करना है। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इंडिया, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इंडिया का क्या है, आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी। अब सेंचुरी से ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं, यूज हर्ब्स ऑयल मिनरल्स, इसमें हर्ब्स का ऑयल्स का मिनरल्स का यूज करते हैं, मतलब घरेलू उपचार जिसको बोलते हैं। फोकस ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस डाइट, ये हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फोकस करता है और बैलेंस डाइट को भी। यूजफुल फॉर कॉमन प्रॉब्लम एंड वेलबींग, ये यूजफुल होता है कॉमन प्रॉब्लम में और उसको ठीक करने में, बट नॉट इफेक्टिव फॉर ऑल डिसीजेज, लेकिन हर डिसीज में ये काम नहीं करता। आयुर्वेदा हर डिसीज में काम नहीं करता। जहां तक कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती है जैसे कोल्ड है, कफ है, इन सब चीजों में हम जो घरेलू उपचार है वो कर सकते हैं, तो ये चीजें उसमें काम करती हैं। तो ये है हमारा जो क्या होता है इंडिया का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। आइए देखते हैं आगे। आपने भी देखा होगा अपने घर में भी जब आपको कोल्ड जाता है या कफ हो जाता है तो मम्मी क्या करती है, अदरक घिस के उसमें शहद मिला के देती है या हल्दी का पानी उबाल के देती है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो एंटीबायोटिक्स का काम करती हैं और वो बीमारियों को, बैक्टीरिया को बनने से रोकता है, वो चीजें ठीक हो जाती हैं। हाउ बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, अब बैक्टीरिया कब रेजिस्टेंट बनता है एंटीबायोटिक के लिए वो भी देख लेते हैं। अ फ्यू माइक्रोब डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, a few microbe develop resistance to antibiotic when antibiotics kill bacteria causing illness, they also kill good bacteria protecting the body from infection। अब क्या होगा जब वो एंटीबायोटिक गया बॉडी में तो उसको तो नहीं पता कि कौन सा सही बैक्टीरिया है कौन सा गलत है, तो वो बेकार मारने के साथ साथ सही बैक्टीरिया अच्छी चीजों को भी मार देती है। द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर, अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया कॉजिंग मोर प्रॉब्लम्स, कुछ बैक्टीरिया जैसे कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में अदर बैक्टीरिया में, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर दी है, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया एंड प्रिवेंटिंग मेजर्स। आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माय मदर, मुझे एंटीबायोटिक चाहिए, शी हैड अ शॉर्ट थ्रोट एंड अ फीवर, उनके गले में दर्द है और फीवर है। ये क्या हुआ, मेडिकल स्टोर पे पहुंच गया। तो दूसरी लेडी उसको क्या कर रही है, यू मस्ट गेट अप प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर, तुम्हें पहले डॉक्टर से लिखवा के लाना चाहिए। तो ये सही बात बता रही है कि जब डॉक्टर लिखे तभी उसको ले। यहाँ पर मेडिकल स्टोर वाला तो दे देगा क्योंकि उसको तो बेचना है, उसको तो अपनी दवाई बेचनी है, तो उसने तो एडवाइस नहीं किया, लेकिन जो दूसरी लेडी है उसने एडवाइस किया। अब दूसरी पिक्चर में देखिए, आर यू गिविंग एंटीबायोटिक्स टू योर कैटल, क्या आप अपने कैटल्स को एंटीबायोटिक देती है, तो ये कहती है कि नहीं, आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक, मैं कोई भी एंटीबायोटिक यूज नहीं करती, क्योंकि अगर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसने क्रिएट कर दिया तो वो दूध में, दूध से बनने वाली सारी चीजों में, मिट्टी में, सब में मिलेगा, तो वो लोगों को ही इन्फेक्ट करेगा। नो नो, डू नॉट गिव एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन टू योर कैटल, नहीं नहीं, ये बच्चे कह रहे हैं अपने किसी बड़े पर्सन से कि नहीं, अपने कैटल को एंटीबायोटिक इंजेक्शन नहीं देना।
इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज, नहीं तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या कर देगा, डेवलप कर देगा, और वो रेजिस्टेंस मतलब बुरे जो बैक्टीरिया हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे और उससे और लोगों को भी बीमारी फैलेगी। तो बहुत जरूरी है चीजों का सही इस्तेमाल करना, अच्छे से इस्तेमाल करना, अच्छी लाइफस्टाइल जीना, और जो चीज जरूरी है उसका सही से इस्तेमाल करना। वैक्सीनेशन है तो सही टाइम पर लेना और सारी वैक्सीनेशन लेना, एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो भी सही से लेना। हर चीज का क्या होता है, अच्छा रूप भी होता है तो उसका बुरा रूप भी होता है, वो अपने वर्स रूप में भी आ जाती है। तो हर चीज को डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके अच्छी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर सकते हैं, आउटडोर गेम खेल सकते हैं, फैमिली से बात कर सकते हैं, एक गुड लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी डाइट ले सकते हैं, जिससे आप इन सब बीमारियों से बच सके और आप भी उस क्लास 8 के बच्चे की तरह ना तो अकेला फील करे कि वो अकेला फील कर रहा था, उसके कोई फ्रेंड नहीं थे, ना ही आप और लोगों की तरह लोगों से इन्फेक्ट हो पाए, ना ही आप अपनी लाइफस्टाइल बेकार करके जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है उन्हें अपने अंदर लाए। तो बच्चों, वीडियो अगर पसंद आई है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है जो पॉइंट समझ में आए हैं, और जो नहीं समझ में आए हैं उनको बताना है, मैं उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करूंगी। शेयर करना है इस वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आगे की वीडियो भी आपको ऐसे ही मिलती रहे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आपको सारे सब्जेक्ट की नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी है चीजों से रिलेटेड तो आप मेरे को टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका भी हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए मिस्टी क्लासरूम के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।